वो कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी बीजेपी के दो नेताओं संजय जोशी और नरेंद्र मोदी की है। वो म्यान गुजरात था जहां राजनीति में दोनों की धार तेज थी। कभी मोदी की धार जोशी पर भारी पड़ती तो कभी जोशी की धार मोदी पर। साल 1990 में संजय जोशी महाराष्ट्र में आरएसएस कैंप से बीजेपी में शामिल होने के लिए अहमदाबाद आए थे। अहमदाबाद आने से पहले संजय जोशी नागपुर में प्रचारक थे और उससे पहले उसी शाखा के स्वयं सेवक जहां गडकरी भी जाया करते थे बतौर स्वयं सेवक। 1990 में जब संजय जोशी को गुजरात बीजेपी में संगठन मंत्री का पद दिया गया, उस वक्त नरेंद्र मोदी को उनसे ठीक ऊपर के पद यानी संगठन महामंत्री के पद पर काम करते हुए 2 साल हो चुके थे। दोनों ने पार्टी की गुजरात इकाई में करीब 5 साल तक साथ साथ काम किया, संगठन को मजबूत किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1995 में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर गुजरात में पहली बार सरकार बनाई। उस समय गुजरात में मुख्यमंत्री पद के 2 प्रमुख दावेदार थे, बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता और शक्तिशाली पाटीदार समुदाय से आने वाले केशुभाई पटेल और उतने ही ताकतवर शंकर सिंह वाघेला, जिनकी पार्टी पर भी खासी ग्रिप थी। दरअसल शंकर सिंह वाघेला 1993 तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहे थे और मोदी और जोशी दोनों ने उन्हीं के मार्गदर्शन में संघ के प्रचारक की भूमिका के बाद सियासत का पाठ पढ़ा था। लेकिन जब गुजरात में बीजेपी की पहली सरकार के मुख्यमंत्री बनने का मामला आया तो मोदी और जोशी दोनों ने साथ दिया केशुभाई पटेल का। मैं संघ में कार्यकर्ता के रूप में या स्वयं सेवक के रूप में गुजरात में उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। संजय जोशी का विशेष काम वहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन, संघ के ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ बिल्डअप करने का। तो उनकी ऐसा नहीं था कि शुरू से ही वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। जब महत्वाकांक्षाएं क्लैश करने लग गई, नरेंद्र मोदी जी गुजरात में अपनी पैर जमाना चाहते थे, तब ये किस्सा शुरू हुआ दुश्मनी का। बतौर मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की अगुवाई में गुजरात में बीजेपी की पहली सरकार की शानदार शुरुआत हुई, लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही शंकर सिंह वाघेला ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का कारण वाघेला ने यह बताया कि केशुभाई पटेल सरकार चलाने के मामले में उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं और वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के प्रभाव में हैं। वाघेला की यह बगावत, जो कि भारतीय सियासत में खजुराहो कांड के तौर पर जानी गई, उसको खत्म करने के लिए बीजेपी के अंदर एक समझौता हुआ। समझौते की शर्तों के तहत जहां सुरेश चंद्र मेहता को गुजरात में मुख्यमंत्री का पद दिया गया, वहीं मोदी को दिल्ली का रास्ता दिखाया गया। मोदी जब दिल्ली गए तो खाली पड़ी संगठन महामंत्री की कुर्सी संभाली संजय जोशी ने। इस तरीके से मोदी जहां दिल्ली चले गए, वहीं गुजरात में संजय जोशी के लिए रास्ता साफ हो गया। दोनों नुमाइंदे जो है वो आरएसएस के प्रचारक आज भी है और दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। लेकिन वाघेला का विरोध यही खत्म नहीं हुआ। 1 साल के भीतर वाघेला ने बीजेपी से बगावत करके राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई और सुरेश मेहता की सरकार गिर गई और फिर कांग्रेस के सहयोग से वाघेला गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। साल 1998 में बीजेपी दोबारा सत्ता में आई। ये वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के बीच दरार कम होने की जगह इतनी ज्यादा गहरी हो गई कि फिर कभी भर ही नहीं पाई। बीजेपी जब दोबारा 1998 में सत्ता में आई तो नरेंद्र मोदी गुजरात लौटना चाह रहे थे, लेकिन संजय जोशी ने केशुभाई पटेल के साथ मिलकर मोदी के गुजरात आने का रास्ता रोक दिया। मोदी मन महसूस कर रह गए। 1998 में दोबारा केशुभाई पटेल गुजरात की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसकी वजह से संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच रिश्तों की जो खाई थी वह घटने की जगह बढ़ती चली गई और इसने भयावह रूप ले लिया। दोनों के बीच गहरी होती इस दरार में जोरदार चोट लगी 2001 में, जब उस वक्त गुजरात में कुछ विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार झेलनी पड़ी थी और केशुभाई को सीएम की गद्दी से हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। जिस मोदी को गुजरात से वनवास देकर दिल्ली भेजा गया था, उसी नरेंद्र मोदी के गुजरात में सत्ता में वापस आते ही संजय जोशी को गुजरात से वनवास दे दिया गया।
लेकिन दिल्ली में संजय जोशी को जो जिम्मेदारी मिली वो बहुत बड़ी थी। संजय जोशी को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री का पद दिया गया, लेकिन मोदी को तब यह डर सताने लगा कि संजय जोशी राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जगह नहीं बनने देंगे। देखिए, ये दो धाराएं हैं राजनीति में और खासकर भारतीय जनता पार्टी में। नरेंद्र मोदी एक धारा को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें निरंकुशता और अपनी बात को किसी भी हद तक जाकर मनवाने की ताकत रखने वाला, और जो संजय जोशी जिस राजनीतिक धारा को भारतीय जनता पार्टी में रिप्रेजेंट करते हैं वो संगठन की धारा है। धीरे धीरे मोदी बीजेपी के सशक्त नेता के रूप में स्थापित होते गए और संजय जोशी संघ के आदमी बनकर जमीनी स्तर पर संगठन के लिए काम करते रहे। बीजेपी में संजय जोशी का रुतबा कम नहीं था। वो संजय जोशी ही थे जिन्होंने जिन्ना विवाद पर लाल कृष्ण आडवाणी से अध्यक्ष पद से इस्तीफा मांग लिया था और आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ा था। जिन्ना प्रकरण के बाद संजय जोशी ने लाल कृष्ण आडवाणी से इस्तीफा मांगा था। किसी भी महासचिव की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ये संजय जोशी थे कि जिन्होंने वो इस्तीफा लिया था। उसके बाद से लगातार ये पूरा गैंग जो पार्टी के अंदर था, आडवाणी और नरेंद्र मोदी और भी इस गैंग में शामिल थे। जो नकली सीडी बनाई गई, जिसके बाद वो नकली साबित हुई सीडी, और वो राजनीति में उनकी फिर से वापसी हुई, और ये उनकी ताकत थी। लेकिन जोशी का बढ़ता हुआ रुतबा हमेशा से नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का सबब था। नरेंद्र मोदी को हमेशा ये लगता कि दिल्ली दरबार में संजय जोशी लगातार उनकी जड़ें न काटते रहें। दोनों के बीच मनमुटाव का एक बड़ा कारण एक सीडी भी था। बताया ये जाता है कि सीडी के पीछे कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी का हाथ था। लिहाजा संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच मनमुटाव लगातार बढ़ता रहा। इसी सीडी के चलते बाद में संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के तौर पर इस्तीफा भी देना पड़ा था। इसके बाद तो दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। बाद में जोशी को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उन्हें लंबे समय तक राजनीतिक वनवास झेलना पड़ा। हालांकि गडकरी के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद ये वनवास खत्म हुआ। गडकरी ने 2011 में यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी चुनाव प्रभारी के तौर पर संजय जोशी को सौंप दी। मोदी इससे इतने नाराज हुए कि वो यूपी में 2012 में हुए चुनावों के दौरान पार्टी का प्रचार करने तक नहीं गए और मुंबई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए मोदी ने संजय जोशी का इस्तीफा तक दिलवा दिया। हालांकि पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने दोनों के बीच मनमुटाव की बात को ही खारिज कर दिया। इस विषय पर जो भी कुछ थोड़ा बहुत विवाद था वो पूरी तरह से समाप्त हुआ है। मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं और ये प्रकरण समाप्त होने के कारण मुझे खुशी इस बात की है कि हम सब लोग मिलकर देश की आज की वर्तमान स्थिति में पूरी शक्ति और ताकत के साथ देश के भविष्य को बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे।